वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं और हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी PYQ की सीरीज, जो कि UPPSC द्वारा पिछले जितने भी वर्षों में ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जा रहे हैं, जैसे UPPCS है, RO या अदर एग्ज़ाम्स हैं, उनमें GS के कौन कौन से प्रश्न आए हैं वो सारे हम लोग कवर करेंगे, वो भी टॉपिक वाइज चल रहे हैं सब्जेक्ट में। आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो पिछली क्लासेस ज़रूर देख लीजिए। इसके साथ ही अभी जो न्यू वैकेंसीज़ हैं, जैसे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी है ना, ASC RO की वैकेंसी है, या फिर UPPSC RO की न्यू वैकेंसी आ रही है 2026 की। इवन आप मेंस भी टारगेट कर रहे हैं इस बार का, तो भी ये सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल है। और इसके अलावा आप कंप्लीट कोर्स भी इनके लिए ज्वाइन कर सकते हैं। इनके लिए पेड ग्रुप के नंबर्स दिए गए हैं, जो कि ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग आप वो स्टडी मटेरियल पा सकते हैं जो सिलेक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्लासेस दी जाएंगी, क्लासेस के साथ साथ आपके नोट्स अवेलेबल कराए जा रहे हैं। क्लासेस के साथ नोट्स तो पढ़ेंगे ही, बाद में आपको सब्जेक्ट वाइज कंपाइल करके भी नोट्स दिए जाते हैं जो आप रिवीजन कर सकें। फुल लेंथ मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट और करंट अफेयर, इन सभी का टेंशन खत्म हो जाएगा। और साथ में पेड क्विज भी, कंप्लीट कोर्स आपको दिया जा रहा है। आप जिन भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी बच्चे UPP से प्रीलिम्स टारगेट कर रहे हैं 2026 के लिए, उनके लिए भी फाउंडेशन कोर्स। इसके अलावा मेंस का भी आप देख सकते हैं, पेड ग्रुप अवेलेबल है। ये UPPCS मेंस का है, जिसमें आप देखेंगे ये 7800 में आपको पूरा दिया जा रहा है स्टडी मटेरियल। साथ में आप पा सकते हैं अलग से हिंदी का। अगर आप कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको इन नंबर्स पे कांटेक्ट करना होगा। इसके अलावा GS की आंसर राइटिंग या फिर आप ऐसे आंसर राइटिंग का अलग से भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ये UPPCS मेंस के लिए। जो स्टूडेंट्स सिर्फ टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है, GS की भी। और जो आपका GS 5-6 है, सिर्फ उसकी अगर आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो भी आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाए। इसके अलावा जो अगला कोर्स आपको दिख रहा होगा, ये UPPCS प्रीलिम्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच है। जितना सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको रिक्वायर्ड स्टडी मटेरियल सिर्फ उतना दिया जाएगा और उसमें ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस बार जो UPPCS का एग्ज़ाम और प्रीलिम्स में डायरेक्टली 134 क्वेश्चन पूछे गए, वो भी SCS के स्टडी मटेरियल से थे। अगर आप मेंस ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, उतनी ही प्रैक्टिस करनी है। आपके आंसर राइटिंग के साथ साथ जो आगे 2026 टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए सिर्फ करंट अफेयर की भी दिक्कत आ रही ना, तो वो इस पेड ग्रुप के साथ आपकी दिक्कत ये ख़त्म हो जाए। इसी तरह का RO का फाउंडेशन बैच भी अवेलेबल है, इसे भी आप देख सकते हैं। सभी के लिए आपको ये नंबर्स पे कांटेक्ट करना है। चाहते हैं इसी बार सिलेक्शन हो, और सिलेक्शन के लिए आपको वही स्टडी मटेरियल चाहिए होता है जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो। तो बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट, टेस्ट सीरीज, सब कुछ सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक वैसे ही पैटर्न पर आपके क्वेश्चन होंगे। चलिए आज की प्रैक्टिस भी स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। 521 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किस में है? सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, जनपद तथा सत्र न्यायालय में, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो आपको चूज़ करना है ऑप्शन ए। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कहाँ पर होती है? सुप्रीम कोर्ट में होती है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के उस मंडल में जो सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति की अनुशंसा से संबंधित है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ऐसे न्यायाधीश जो मंडल के सदस्य होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती पूछा गया है। क्वेश्चन जरूर बड़ा लग रहा है, बट आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 3, 4, 5 या 6 में से बताना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 4। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय का अगर कोई मंडल है जिसमें जो जजों की नियुक्ति है इसकी अनुशंसा से संबंधित है, तो मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुछ और भी वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं और उनकी संख्या 4 होती है। तो टोटल 5 होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। इसके साथ ही जो भी स्टूडेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो वैकेंसी है RO की, उसके संबंध में आपने RTI का नोटिस देखा होगा, मैंने इस चैनल पर अपलोड किया था। इसमें इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आपके RO के जो पोस्ट हैं वो लगभग 270 के आसपास हैं, और जो ARO का पोस्ट है वो ज़्यादा है, यहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा देखने को मिलेंगी। 371 या 75 के आसपास हैं, तो 370 प्लस आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, आपने CCC किया है या फिर O लेवल किया है, तो आप एलिजिबल हैं, इसका फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें आपको कैसे तैयारी करनी है, कैसे आप सिलेक्शन ले सकते हैं, इतनी अच्छी जॉब आपके हाथ में कैसे आ सकती है, उसके लिए थोड़ी सी मेहनत लगती है।
और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट कोर्स मिलता है। क्लासेस के साथ साथ रिकॉर्डेड वीडियोस होंगे, शॉर्ट नोट्स होंगे, साथ में आप प्रैक्टिस भी करेंगे एमसीक्यूज़ की, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड होंगे, और डाउट भी पूछ सकते हैं, अलग से ग्रुप दिया जाएगा। ये सारे फीचर्स हैं इस ग्रुप में। तो आप में से जो भी स्टूडेंट इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जल्द ही अभी से लग जाइए, क्योंकि क्वेश्चंस आप देखेंगे लगभग आपके जो पिछले प्रश्न हैं उन्हीं से थोड़ा सा अपडेट होकर के आएंगे, और वो कैसे प्रश्न हो सकते हैं वो SCS के स्टडी मटेरियल से आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कौन सा प्रश्न है हमारे पास। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 10, 9, 7 या फिर 5? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 5 होनी चाहिए। 524 क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा गया है। पहला है, इसके पास जनता के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की अनन्य शक्ति है। क्या ऐसा सर्वोच्च न्यायालय के पास है? तो अभी देखते हैं आगे के स्टेटमेंट के साथ। वह अंतरशासकीय विवादों में मूल और अनन्य क्षेत्राधिकार रखता है, या भारत के राष्ट्रपति द्वारा कानून के प्रश्न या किसी तथ्य को निर्दिष्ट किए जाने पर सलाहकार अधिकारिता रखता है। इसके पास अपने निर्णय या आदेश पर पुनर्विचार करने की शक्ति है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट कोई भी अपना निर्णय देता है, अगर अपना कोई आदेश दे रहा है तो उस पर वह पुनर्विचार कर सकता है, बिल्कुल सही है। अगर राष्ट्रपति द्वारा कानून के प्रश्न या किसी भी तथ्य को निर्दिष्ट किए जाने पर अगर सलाह की ज़रूरत है राष्ट्रपति को, तो इसका भी अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। अंतरशासकीय विवादों में मूल और अनन्य क्षेत्राधिकार भी रखता है सुप्रीम कोर्ट। तो मतलब हमारा पहला ऑप्शन इनकरेक्ट है। ऐसा क्यों है? तो देखिए, जनता के जो मूल अधिकार है, मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ऐसा आर्टिकल 32 में कहा गया है। लेकिन क्या ये अनन्य शक्ति है सुप्रीम कोर्ट की? तो ये गलत हो जाएगी। इसके लिए आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट भी रिट जारी कर सकता है। ऐसा अधिकार दोनों के पास है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। समझ आया? मूल अधिकार के संबंध में आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट तो जा सकते हैं, लेकिन ये शक्ति हाई कोर्ट के भी पास है, इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट की अनन्य शक्ति नहीं है। मैंने दोबारा रिपीट किया जिससे आपका ये प्रश्न आगे से गलत ना हो, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको अच्छे से समझाया। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। तो उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक सबसे बड़ी दूसरी खंडपीठ किस केस में बनी थी? गोलकनाथ केस में, मिनर्वा मिल्स केस में, बैंक नेशनलाइजेशन केस था, या TM पाई फाउंडेशन केस में? ऐसे कुछ प्रश्न आपसे ऐड करके पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए, गोलकनाथ केस था जो सबसे बड़ी दूसरी खंडपीठ इस केस में बनी थी, गोलकनाथ वाला याद रखिएगा। और किसमें आया था संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत? कौन सा ऐसा वाद था सुप्रीम कोर्ट का? गोलकनाथ, AK गोपालम, केशवानंद भारती या मेनका? तो दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी थी? गोलकनाथ में। लेकिन इसमें याद रखेंगे संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारती में, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रस्तुत की गई? फिर से वही प्रश्न है, लेकिन इस बार ऑप्शन चेंज है। इंदिरा साहनी वाद, शंकरी प्रसाद का वाद, रुदल शाह का वाद, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। अभी मैंने बताया ना केशवानंद भारती, तो इनमें से कोई हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन डी चूज़ कर लीजिए। ऐसा नहीं कि नन ऑफ द अबव ऑप्शन हमें नहीं चूज़ करना होता, इसीलिए होता, कभी कभी करेक्ट भी होता, तो आप इसको भी ध्यान में रखें। अगला प्रश्न देखिए, संविधान की व्याख्या के संबंध में कानून के मूल प्रश्न से संबंधित एक मुकदमे पर विचार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? जब संविधान की व्याख्या के संबंध में कोई मूल प्रश्न हो कानून का, तो अगर कोई ऐसा मुकदमा आता है तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीशों की या जजेस की संख्या है वो कितनी होगी? मिनिमम पूछी गई है, 5, 7, 11 या 13। तो ऐसा कोई भी केस आता है तो उसमें संख्या कितनी होनी चाहिए? 5 होगी। ऑप्शन ए करेक्ट है। 529 है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने ये धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी ज़िंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं? अब ये किस में कहा गया था, पूछा गया, स्टेटमेंट भी दिया जा सकता है। तो देखिए, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण, गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब बैंकों का राष्ट्रीयकरण का मामला, या फिर अजहर बनाम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन? राइट आंसर है गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित है? आर्टिकल 131, आर्टिकल 132, या फिर आर्टिकल 134A को मिलाकर के 132 भी मिला लिया जाए पढ़ने के लिए।
और या फिर इसके साथ 133। ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका राइट आंसर होगा संवैधानिक विवाद। और इसमें जो अपीली क्षेत्राधिकार की बात की जाएगी तो 134A को मिला करके पढ़ेंगे किसके साथ, 132 के साथ। करेक्ट हो गया, ठीक है। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करिए और बताइए कौन सा सही है। सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल क्षेत्राधिकार रखता है, या केवल मूल और अपीली क्षेत्राधिकार रखता है, या केवल परामर्श संबंधी या अपीली क्षेत्राधिकार रखता है, या मूल अपीली परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है। यहाँ पर तीनों में केवल शब्द का प्रयोग हो गया, तो वैसे भी हमें सावधानी पूर्वक इसे हल करना होगा। राइट आंसर ऑप्शन डी, या मूल, अपीली और परामर्श, इन सारे क्षेत्रों में क्षेत्राधिकार इसका है किसका, सुप्रीम कोर्ट का। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। भारत में उपचारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है। 138, 140, 137 या 146। डायरेक्टली आर्टिकल अब पूछा गया है, तो किसके तहत, कौन सा ऐसा आर्टिकल जिसके तहत उपचारात्मक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा सकती है। राइट आंसर ऑप्शन सी, 137। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। ये हमारे पास संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्वलोकन हेतु अधिकृत करता है। आर्टिकल 137, 130, 139 या 138। करेक्ट आंसर है 137। तो देखते हैं अगला प्रश्न। उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश के पुनरावलोकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति को ऐसे निर्णय या आदेश के पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त है। तो क्या ये राष्ट्रपति को प्राप्त है? बिल्कुल नहीं। उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनरावलोकन करने की शक्ति प्राप्त है। ये सही है स्टेटमेंट, राइट आंसर भी यही होगा। आगे स्टेटमेंट देखते हैं क्या गलती है। मंत्रिमंडल को भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से उच्चतम न्यायालय के निर्णय या आदेश के पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति को ऐसी अनुमति नहीं है। उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णय आदेश के पुनरावलोकन करने का अधिकार नहीं है। ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे नहीं दिया गया। ऑप्शन बी करेक्ट है। समझ आ गया होगा। कहीं भी अगर लगे कन्फ्यूज़न है तो आप क्वेश्चन नंबर बता करके फिर से पूछ सकते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। न्यायिक पुनरावलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार हैं। यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना। बी है निचले न्यायालयों के आदेशों का पुनरावलोकन करना। सी है निचले न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनना। और डी है कानूनों का इस दृष्टिकोण से परीक्षण की क्या उनके बनाने में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन हुआ है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक किया जा सकता है न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा। तो ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और ये कोर्ट से रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी देखेंगे और जैसे मैं हर क्वेश्चन को रिवाइज करा देती हूँ लास्ट में, वो भी करवा दूंगी। पर ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको करते रहिए। और हम लोगों ने 535 क्वेश्चन अभी तक सॉल्व कर लिए हैं। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहीं से प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। आप एक साथ चाहते हैं ये सारे क्वेश्चंस या फिर PYQs या फिर मॉक टेस्ट आप सॉल्व कर पाएँ तो UPPCS ASC RO की न्यू वैकेंसी के लिए, BEO की न्यू वैकेंसी आ रही है या फिर RO मेंस टारगेट कर रहे हैं, जिस भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, ये सभी एग्ज़ाम्स आप प्रिपेयर कर सकते हैं। जिनका भी अपना टारगेट है उसके अकॉर्डिंग, ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो क्या करना है आपको, मैं नंबर प्रोवाइड कर रही हूँ, आप इन पे कांटेक्ट करेंगे और अपने कोर्स को आसानी से ज्वाइन कर पाएंगे। तो और कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।